अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 1 आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। आउटलाइन इस लेसन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। बुक्स एंड मटेरियल्स आपका कहाँ से दिया गया है, मॉड्यूल्स इसमें कितने हैं, और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। और लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू equip the students with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situation। मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो इस बुक को पढ़ेंगे वो इतने इक्विप हो जाएंगे, इतने तैयार कर दिए जाएंगे कि वो स्किल्स अपने आजमा सकेंगे और अपने बिज़नेस को अच्छा बना सकेंगे। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई और अपनी बात, अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहें, तो हमारा आइडिया या हमारी बात वो इतनी क्लियर होनी चाहिए। कंसाइजली का मतलब होता है आप लोगों की वो ज़रूरी बात आपने इतने आसान अल्फाज में बात करनी है। बात करने का मकसद कंसाइजली का यह है कि कम बात की जाए लेकिन आपकी बात वाज़े हो जाए लोगों को। तो क्लियरली बात करनी है, आपका जो आइडिया है आप तक उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसको साफ अल्फाज में। ये नहीं है कि आप बात डबल माइंड करें तो लोग आप बात कुछ और कर रहे हो और लोगों का उसमें जो मीनिंग करने का होगा वो कुछ और बने, तो ये चीज़ नहीं होगी। हमारे अपने आइडियाज़ को भी हम लोग आम ज़िंदगी में भी शेयर करें तो नहीं होता, और बिज़नेस में भी यही चीज़ होता है। और आपका जो कोर्स है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। रिटन वर्ड से पता चल रहा है वो बातचीत जो आप लोग लिख कर करते हैं, और ओरल कम्युनिकेशन वो बातचीत जो आप लोग ज़ुबान से करते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन, ये जो आपकी बुक है ये सारी आपको रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है, और जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये डेफिनेशन है ब्लू में अंडरलाइन की हुई है, हाईलाइट की हुई है सॉरी अंडरलाइन कह दिया ना। रिटन कम्युनिकेशन विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज़। जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें प्लानिंग की जाती है। आपकी बुक जारी बात है उन्होंने सारा प्लान किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर आपका टॉपिक जो है पहले होना चाहिए, कौन सा टॉपिक लास्ट पे होना चाहिए, कौन सा मिड में होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग है। उसके बाद स्ट्रक्चर बुक को दिया गया है। स्ट्रक्चर क्या है कि आपकी एक थॉरली उन्होंने चीज़ दी हुई है कि पहले ये चीज़ आपने पढ़नी है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, फिर तीसरी, और चलते जाएंगे। स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में कवर होती हैं। द स्टूडेंट विल लर्न टू राइट मेमोज एंड लेटर्स, प्रपोजल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में, जारी बात है जब आपने लेटर लिखने के लिए आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने लेटर किसको लिखना है, वो चीज़ कहाँ लिखनी है, आपने अपना इंट्रोडक्शन कहाँ पे देना है, एंडिंग कहाँ पे करनी है। ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में ही इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है मोर ओवर द स्टूडेंट विल लर्न टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थ्रू एडिटिंग एंड रिवाइजिंग फॉर एनहांसिंग देयर एबिलिटी एंड टू क्रिएट पावरफुल डॉक्यूमेंट टू सेल देयर आइडियाज़। ये भी बात वही है कि आप इनको कोई चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स दी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड चीज़ एक रिपोर्ट दे दी जाए आपको, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करें, उसको पढ़ें, उसमें एडिटिंग करके उसको आसान तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। तो यही चीज़ आपकी रिटन कम्युनिकेशन में होती है। नेक्स्ट है द ओरल कम्युनिकेशन सेक्शन विल कवर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होती है कि आपका बात करने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका और जो बॉडी के एक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए कि लोग उन चीज़ों को समझ सकें। उन चीज़ों से आपकी ओरल कम्युनिकेशन के, आपकी ओरल बातचीत से, ज़ुबानी जो बात कर रहे हैं आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझें, उस पर असरअंदाज हों, मतलब अट्रैक्ट हों आपकी बात की तरफ।
और ये जो ऑरल कम्युनिकेशन होती है वो ग्रुप बिहेवियर में भी हो सकती है। ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी 5-6 लोगों में बैठे हैं और आपने अपनी बात को या अपने आइडिया को उन फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, तो आप उनको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑरल कम्युनिकेशन में। प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑरल कम्युनिकेशन की। बुक्स एंड मटेरियल्स, इसको मैंने कट कर दिया है, ना इतना ज़रूरी है, अगर ज़रूर देखना भी हुआ तो आप देख सकते हैं। मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स इन्होंने कवर किए हैं इस बुक में। बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल है फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, लेटर्स, मेमोज, एप्लीकेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें अलग-अलग आपके नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर है रिसर्च एंड राइटिंग, और लास्ट में ऑरल कम्युनिकेशन है, तो इसको भी मैंने कट कर दिया है। वैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, आपने लर्न क्यों करना है, आपने इसको पढ़ना क्यों है, वो क्यों हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एट वर्क प्लेस। मतलब आप जब तक ये बुक पढ़ोगे, लास्ट लेसन जब तक आएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपने अपने काम पर, जब जिस काम की जगह पर हो, चाहे आप मैनेजर हो, आप को वर्कर हो, आप किसी फर्म के वो ओनर हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि आपने अगर ओनर हो तो आपने किस तरह अपने जो नीचे को वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको कैसे संभालना है, उनसे बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी बुक में सिखाई जाएंगी। फॉर इंस्टेंस, यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर 2 रोल्स एट वर्क। 2 रोल्स होते हैं आप जब काम कर रहे हो। एज अ स्पेशलिस्ट यू नीड टू जनरेट आइडिया विच विल बी पोटेंशियली यूज़फुल। अगर आप काम कर रहे हो, आपने उस काम को और ज़्यादा अच्छे से आगे लेके आना है, तो उसमें आपने नए आइडियाज़ देने हैं अपने, कि हाँ जी ये वाला काम अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ, टीचर्स हैं, टीचर्स आइडियाज़ जनरेट करती हैं, आइडियाज़ देती हैं प्रिंसिपल को कि हाँ जी आप टेस्ट लें, वीकली लें टेस्ट, तो बच्चों का रिस्पांस हमें पता चलेगा कि बच्चे कितना याद कर रहे हैं। वीकली टेस्ट से निकल आए तो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, तो बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। ये सारी चीज़ें टीचर्स जो हैं आइडियाज़ देंगी, तो एक इंस्टीट्यूट जो है वो चलता है। सेकेंडली क्या है, यू नीड टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ योर आइडियाज़ विद कोवर्कर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा एज अ कम्युनिकेटर। और दूसरी बात यह है कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने अगर कोई आइडिया दे दिया है, उसका जो रिज़ल्ट आया वो आप दूसरों से शेयर करना शुरू करें, ताकि उनकी जो सोसाइटी है या उनका जो काम करने की जगह है, वहाँ पर भी वो आपके आइडियाज़ को फार्मूलेट कर सकें और उनका भी अच्छे से निज़ाम चल सकें। ये आपकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल में ये है कि नाइला नेम की एक डाइटिशियन है, वो एज अ वर्कर एम्प्लॉयर जो है हॉस्पिटल में उसको भेजा जाता है, और वो किचन में जाके देखती है तो उसको बहुत सी वो चीज़ें उसमें अच्छी नहीं लगती, या कह लो कि आपको उनका किचन में खाना नहीं अच्छा लग रहा है, या वो पैसे बचाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। हर इनसाइड विल बेनिफिट द हॉस्पिटल ओनली इफ़ दे आर कम्युनिकेटेड टू समवन हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट दैम। अब वो कहती हैं कि ज़ाहिर बात है, जब उसको बात अच्छी नहीं लगी तो उसको किसी और से बात करनी पड़ेगी कि हाँ जी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, किचन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, उनकी जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, वो अच्छे होने चाहिए, तो वो किचन डायरेक्टर से बात करेगी जाके, तो ही बात होगी। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आपका अगर आपसे ऊपर कोई और बंदा है जो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम को जनरेट कर सकते हैं, तो आप अपने आइडियाज़, अपनी बातें, अपने जो ख़यालात हैं वो उस तक पहुंचाएं, ताकि आपके ख़यालात अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहे तो क्या पता शायद उन इंसान के थ्रू ही वो आइडियाज़ अच्छे हो जाएं। नेक्स्ट है, बिसाइड्स एनेबलिंग यू टू डू योर जॉब,
ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप अगर जब काम कर रहे हो तो राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। जाहिर बात है, जब आप अच्छा लिखेंगे तो आपको ख़ुद भी बहुत से बेनिफिट्स हासिल होंगे, फ़वाइद हासिल होंगे। वो क्या होंगे? रिकग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज़। आपको बहुत ज़्यादा लोग सराहेंगे कि हाँ जी, आपने ये काम इस तरह किया है और इसमें इतनी ज़्यादा हमें तरक्की मिली है, इतनी ज़्यादा हमें वो क्या कहते हैं ना, फेमस हुए हैं हम लोग। रेजेस हैं, प्रमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बस उन्होंने ज़्यादा इंग्लिश में आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। प्रमोशन आपकी होगी, सारी बात है, जब लोग कहेंगे कि आपने इतना अच्छा हमें आइडिया, एक इंसान ने दिया है, एक आइडिया दिया तो हमें इतना जो है पॉपुलैरिटी मिली है, तो इसको हम प्रमोशन देते हैं। ये और आइडियाज़ हमें देंगे तो हम लोग और ज़्यादा फेमस होंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि द कम्युनिकेशन विद अपर मैनेजमेंट इज़ नॉट फिजिबल। ठीक है, जो मैनेजमेंट हमारी अपर ज़्यादा ऊंचे लोग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, वो फिजिबल नहीं होती है। जाहिर बात है, जिनके ख्यालात ऊंचे होंगे, वो जो नीचे को वर्कर्स काम कर रहे होंगे, मैनेजर्स काम कर रहे होंगे, उनको इतनी ज़्यादा बात करने के लिए टाइम नहीं देंगे या उनकी बात को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ जी, हम लोग ज़्यादा बड़े ओहदे पर फाइज हैं, जो हम लोग बात कहेंगे वो अच्छी होगी। जो नीचे लोग हमसे कम दर्जे वाले लोग जो हैं वो बात कहेंगे, उनकी बात में इतने ज़्यादा अफेक्टिवनेस नहीं होगा, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। इन सच अ कंपनी योर मेमोज, रिपोर्ट्स एंड अदर राइटिंग्स में बी ओनली द एविडेंस। और इन कंपनीज़ में, इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है कि आपकी जो बात लिखी हुई जाती है वो ज़्यादा आपको अफेक्टिवनेस देगी, ज़्यादा आपकी बात पर गौर किया जाएगा। और अगर कोई आपकी बात को लेकर चलता है और उनको कोई फ़ायदा होता है तो रिटर्न फॉर्म में आप ही को सराहा जाएगा, आपको ही उसका फ़ायदा मिलेगा, कोई और अपना नाम नहीं लगा सकता। They only have specimens of your good written work as either a specialist or a communicator। क्यों? क्योंकि उनके पास यही एक स्पेसिमेन होगा, नमूना होगा कि जी हाँ, ये रिटर्न फॉर्म में हमारे पास बात आई थी और हमने इसको लेके आगे चले थे और हम लोगों का काम जो है वो अच्छा हुआ था। Writing is an important responsibility of managers who have to communicate a wide variety of messages to those working above and below them। अब दूसरी बात यह है कि रिटर्न जो फॉर्म में काम बात करनी होती है वो किसका काम होता है? वो मैनेजर्स का होता है। उन्होंने रिटर्न फॉर्म में वो बात आपने नीचे जो काम कर रहे होते हैं को वर्कर्स, उनको भी समझानी होती है, उनको भी बतानी होती है, और जो उनके मैनेजर से ऊपर जो उनके हेड होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी वो बात समझानी होती है जो उन्होंने काम करना होता है। नेक्स्ट है, ये भी उन्होंने एग्जाम्पल ही दी हुई है कि इन अ स्टडी 94% ऑफ द ग्रेजुएट्स फ्रॉम 7 डिपार्टमेंट्स दैट सेंड स्टूडेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग क्लासेस। ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन एडिशन टू ब्रिंगिंग यू रिकग्नाइजेशन, इसके साथ साथ आपको ये भी याद करवाया जा रहा है कि राइटिंग वेल एट वर्क कैन ब्रिंग यू पर्सनल सेटिस्फेक्शन टू। सारी बात है, जब आप कोई काम कर रहे हो वो रिटर्न फॉर्म में दोगे तो आपके लिए वो सेटिस्फाइड बात रहेगी कि हाँ जी, अगर कोई बाद में आपको आके पूछता है कि ये काम गलत हुआ है या इस तरह हुआ है, तो आप उसको प्रूफ दे सकते हो कि हाँ, ये मैंने बात की थी, ये रिटर्न फॉर्म में मैंने की भी है, मैंने लिखी भी हुई है, ये आप चेक कर लें, इस तरह काम होने को कहा गया था और ये काम उलट हुआ है या सही हुआ वो आपको नज़र आ जाएगा। इट विल एनेबल यू टू मेक एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, और यही आपकी जो है इम्पैक्ट को आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से निशानदेही करवाएगा। टू सक्सीड इन एनी एंडिवर्स ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल कैरियर यू विल नीड टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन, एक्शंस एंड डिसीजंस मोस्टली थ्रू योर राइटिंग स्किल्स। मतलब आपने लोगों को अगर अपने तरफ मुतासिर करना है, उनके एक्शंस को अपनी तरफ माइल करना है, तो आपने जितना हो सके रिटन कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। वही बात सिंपल सी मैं कहूँगी कि अगर हम लोग कोई बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, अगर किसी को कहना कि हाँ जी मैं ये साइन कर रहा हूँ, मैंने ये बात की है, तो वो रिटर्न फॉर्म में होगी। जब भी वो कोई बात होगी वो आके कहेगा हाँ जी ये रिटर्न फॉर्म में बात हुई थी, इसने साइन किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप।
एक प्रूफ के तौर पे जो भी काम आपने करना है वो रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो प्रूफ रहेगा। ऑरल आप कोई बात कर रहे हो वो प्रूफ नहीं है, जो मर्जी आके कह दे कि हाँ जी ये इसने बात ऐसे नहीं ऐसे की थी, वो बात को चेंज कर लेगा, तो आप जो है उसमें गलत साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। ज़ाहिर बात है ये जो टॉपिक है यही आपको बता रहा है कि जो आपने काम अपने वर्क प्लेस पे करना है वो लिखने वाला स्टाइल उसका और होगा, और जो हम लोग स्कूल में लिखते होते थे वो उसका स्टाइल या उसका लिखने का जो तरीका था वो डिफरेंट होता था। टू राइट सक्सेसफुली एट वर्क यू विल नीड टू डेवलप न्यू राइटिंग स्किल्स एंड इवन न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट राइटिंग। ज़ाहिर बात है जितना आपने अपनी रिटन कम्युनिकेशन को या अपनी लिखाई को बेहतर करना है उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स भी आने चाहिए, और साथ ही साथ आपको नई आइडियाज़ भी हों ताकि आप उस बात को अपनी को ज़्यादा अफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचा सकें। That's because writing at workplace differs in some very fundamental ways from writing done at school। तो इसका जो है इस लाइन का मतलब वो नीचे वाले पैराग्राफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। पर्पसेस ऑफ राइटिंग क्या होता है? एज अ स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट होते हैं यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, मतलब हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो रिटन फॉर्म में करते हैं। ज़ाहिर बात है स्टूडेंट है, हमने टेस्ट लेने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, तो वो रिटन फॉर्म में होगा, लेकिन उसका पर्पज़ क्या होगा कि हम लोगों ने एजुकेशन अपना जो क्लास है वो पास करनी है। उस क्लास को अच्छे तरीके से पास करने के लिए हम लोगों ने पेपर देने हैं, टेस्ट देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग टर्म पेपर्स आर टेकिंग आर रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन कंट्रास्ट एज एन एम्प्लॉय, अगर आप किसी जगह पर किसी फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, यू विल कम्युनिकेट फॉर इंस्ट्रूमेंटल पर्पसेस। सारी बात है वहाँ पर आपने ये तो नहीं करना कि जो है पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था या ये चीज़ हुई है, वो तो हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम लिखना था। Most of your communications will be designed to help your employer achieve practical business objectives। और आपने जो एम्प्लॉय की हैसियत से लिखना है वो ये होगा कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस से रिलेटेड हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट, एट स्कूल वेयर योर एम इज़ टू शो हाउ मच यू नो। जब हम लोग कोई पेपर या टेस्ट लिख रहे होते हैं वहाँ पर हम लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर इतना देना है कि हम टीचर को पता चल सके कि हम लोगों को कितनी उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पता हैं, कितना हम लोग लिख सकते हैं, कितनी हमें उस टॉपिक के बारे में जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। वन ऑफ योर मेजर राइटिंग स्ट्रेटजीज इज़ टू राइट एज मच एज यू कैन अबाउट योर सब्जेक्ट। ये बात बहुत से लोग इस बात के साथ मेरी एग्री करेंगे कि हमारा यही माइंड होता था जब हम स्टूडेंट्स होते थे कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा लिखना है उस क्वेश्चन में कि टीचर खुद कहेगा हाँ जी इस बच्चे को वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो इसको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलने चाहिए। बताइएगा ज़रा किस माइंड में ये बात थी। योर कम्युनिकेशन शुड ओनली इंक्लूड द इंफॉर्मेशन योर रीडर्स नीड, ठीक है। और जब हम लोग स्टूडेंट्स थे या हम लोगों ने टेस्ट पेपर लिखना है तो हम लोग वही चीज़ लिखते होते हैं जो हमारे रीडर को ज़रूरत हो। हमारा उस टाइम पे रीडर जो है वो टीचर होता है और उसने क्या देखना होता है कि इस जो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है उसका आंसर उस बच्चे ने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर हम लोग उससे थोड़ी सी अनरिलेटेड बात कर रहे थे तो हमारे जो है टीचर इतना बड़ा सा क्रॉस लगा के और ज़ीरो दे देती होती थी। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वुड ओनली क्लॉग योर रीडर्स पाथ रिजल्टिंग इन, जाहिर बात है जितनी हम लोग एक्स्ट्रा बात करेंगे, एक्स्ट्रा मतलब इजाफी बात करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, आप आगे से जवाब दो कि मैं लाहौर में रहता हूँ या मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो जाहिर आपको कोई उसकी बात का लॉजिक नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा वो कहेंगे ये तो पागल है, छोड़ो इसको। तो उस फॉर्म में आपको दो रिज़ल्ट मिलेंगे। क्या होगा? डिक्रीज़ एफिशिएंसी होगी और सेकंड इंक्रीज़ फ्रस्ट्रेशन हो।
डिक्रीज एफिशिएंसी मतलब लोग आपको कहेंगे कि इसमें तो कोई काबिलियत ही नहीं है, ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, हमने तो इससे कुछ और पूछा, ये हमें कोई और जवाब दे रहा है। और इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन क्या होगी कि आपको शिकस्त, ज़्यादा से ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, लोग आपसे फ्रस्ट्रेट होंगे, आपसे बात अगर करना भी चाहें तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपकी ऑडियंस। वही बात जो मैंने ऊपर किया है कि आपका जब बच्चे स्टूडेंट्स का कोई आंसर शीट पे आंसर लिखते हैं तो उनका रीडर जो है उनका टीचर होता है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है। इसी तरह अब बात हो रही है कि ऑडियंस किस किस्म की होती है। आप अगर किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हो, या आप स्कूल में स्टूडेंट हो, तो एट स्कूल योर इंटरेक्शन इज़ ओनली विद वन पर्सन। सारी बात है, हमारी जो बातचीत होनी है कम्युनिकेशन के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू, वो एक ही बंदे के साथ होगी, वो है हमारा टीचर, जिसको हम लोगों ने, उन्होंने जो टेस्ट हमें दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिए हुए उनको हम लोगों ने आंसर देना है, उन्होंने द इंस्ट्रक्टर लिख दिया। इन कंट्रास्ट एट वर्क, लेकिन जब हम लोग काम पर होंगे एक एम्प्लॉय के तौर पे, you will often create communications that will address a wide variety of people with different backgrounds। ज़ाहिर बात है जब हम लोग किसी काम पर होंगे तो शायद हमारा जो रिटन फॉर्म में हमने बात की है वो हमारे मैनेजर पढ़ रहे हों, फिर उससे ऊपर डायरेक्टरेट पढ़ रहे हों, उससे ऊपर जो लोग हैं वो पढ़ रहे हों, या हमारे नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं को एम्प्लॉय वो पढ़ रहे हों। तो वहाँ पर जब हम लोग काम कर रहे होंगे तो बहुत सारी लोग हमारी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, उससे बातें अखज़ करेंगे, निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारी बात एक ही बंदा पढ़ता था, वो हमारा टीचर होता था। द यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो वो उनका मर्ज़ी है कि कौन जो बंदा पढ़ रहा है उसने आपकी उस इंफॉर्मेशन से, उस रिटन फॉर्म से क्या बात निकालनी है, क्या रिज़ल्ट निकालना है। द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंसर्न दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन, और वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि उनका माइंड किस लेवल तक जाता है आपकी बात को, लिखी हुई बात को पढ़कर, और वो किस बात पर आपकी रिज़ल्ट निकालते हैं। और ये उन्होंने एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहा। क्लासरूम में ये आप हो और ये आपका इंस्ट्रक्टर है, आपने इंस्ट्रक्टर से बात करनी है या इंस्ट्रक्टर आपसे बात करेगा। और जब आप जॉब पे होगे तो कंपनी एग्जीक्यूटिव होगा, वो नीचे उनके मैनेजर्स होंगे, मैनेजर से आप बात कर सकते हैं। आप जो हैं फिर पीपल वर्किंग अंडर यू, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, या मैनेजर आपसे बात करेगा या कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात करेगा। इसी तरह आप अगर अपर मैनेजमेंट के साथ अदर डिवीज़न में बात कर सकते हैं। इसी तरह अपर मैनेजमेंट इन अदर डिवीज़न, मतलब ये हुआ कि मैनेजर से बात कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर्स भी अगर एक डिवीज़न में एक मैनेजर हो तो दूसरे डिवीज़न में दूसरा मैनेजर होगा, तो उन सब से आप लोग अलग-अलग बात कर सकते हैं। मिडल मैनेजमेंट इन अनदर डिवीज़न और पीपल वर्किंग इन अनदर डिवीज़न, ये सारी आपकी एक फ्लो चार्ट था जो कम्युनिकेशन चार्ट है, कहने आपको उसके थ्रू बात समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपकी ये फिर एग्जांपल है, उसी नाइला को लेकर चले हैं जो एक डाइटिशियन प्लान आई थी और उनको इशू था कि जो हॉस्पिटल का किचन है वो अच्छा नहीं है। तो जब वो बात करेंगी अपनी, ज़ाहिर बात है अब किचन को अगर उन्होंने अच्छा नहीं है तो अपनी वो बात भी अपने डायरेक्टर, किचन डायरेक्टर को बतानी है, समझानी है, और उसमें क्या अच्छाइयाँ कर सकते हैं, क्या आप लोग और चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि किचन में अच्छा बेहतरी आ सके। वो सारी चीज़ें इतनी कंसाइजली बतानी है, ज़्यादा अपनी बात को उसने लंबा भी नहीं करना कि लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएं, उनको ये समझ ही ना आए कि बात आखिर नाइला ने करनी क्या, और इतनी ज़्यादा कम भी नहीं करनी कि लोगों को पता ही ना चले कि बात क्या करनी है। तो ये जो है बिज़नेस में भी और आम आपकी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को इस कदर अच्छे से दूसरों तक पहुंचाएं कि जो बात आप कर रहे हो वही उसका जो है रिज़ल्ट दूसरे लोग निकाल सकें। डबल मीनिंग बात नहीं करनी, मतलब ये है कि आप एक बात कर रहे हो उसको शायद आप दूसरे तरीके से बयान कर रहे हो, लेकिन लोग जो हैं वो कोई और मीनिंग निकालें।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन देन दोज रिटन एट स्कूल्स. वही बात कि स्कूल में तो हमने सिर्फ टेस्ट या एग्ज़ाम ही देने होते हैं, लेकिन जब हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत से ऐसी और रिटन कम्युनिकेशन करनी होती हैं. वो कौन कौन सी हैं? मेमोज़ हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं. ज़ाहिर बात है इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं लोगों को कि हाँ जी ये वाला काम आपने फैक्ट्री में करना है, इतने टाइम तक आपने काम करना है, या लेट आएंगे तो आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, पे काट ली जाएगी या फ़ाइन वैसे पे करेंगे. ये सारी चीज़ें. प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं. ये सारी हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और ये हैं 5. To write successfully at work, you will need to learn how to construct these kinds of communication. वही बात बार बार की जा रही है कि अगर आपने अपने आप को अपने जॉब की जगह पर या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर खुद का सिक्का बनवाना है, तो राइटिंग फॉर्म में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को समझें भी और उस पर अमल भी करें. नेक्स्ट है ओनरशिप. जब ओनरशिप में क्या होता है? ओनरशिप ये नहीं कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या वो हैं. ये बात यहाँ पे रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन की बात हो रही है. तो ओनरशिप का मतलब कि आपने अगर कोई आइडिया दिया है तो अगर आप मुंह से बोल देंगे, ज़ुबानी बोल देंगे, तो जिसने आपकी ये आइडिया सुना है वो अपना नाम लगा के आगे जो है मैनेजर को बता सकता है कि ये मेरा आइडिया है, आप इस पर काम करें. तो जब आइडिया पर काम होगा, अगर वो आइडिया सक्सेसफुली काम कर जाता है तो वो उस इंसान का नाम लगेगा जिसने मैनेजर को बताया है, चाहे वो आपका आइडिया हो. लेकिन अगर आप रिटन फॉर्म में लिख के देते हो तो वो फॉर्म में रिटन जो बात की गई है वो आपकी ही रहेगी, किसी और का नाम उस पर नहीं लग सकता. यही बात इस पैराग्राफ में की गई है कि ओनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल एट स्कूल योर कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू. जब हम लोग स्कूल में थे वहाँ पे तो हम लोग बाकायदा अपना नाम स्टार्ट में लिखते थे कि हाँ जी मैं फ़लाँ बंदा हूँ और मेरा नाम ये लिख दिया गया. जो भी काम हुआ है, जितने उसमें हम लोगों ने आंसर्स दिए हैं उसके मार्क्स हमसे ही बिलोंग करते थे, हमसे ही रिलेटेड होते थे कि इस बच्चे ने इतना जो है टेस्ट दिया और इतने मार्क्स इसके आए हैं. एट वर्क हाउएवर, लेकिन जब हम लोग काम पे होते हैं, योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्शली टू यू. वहाँ पर वही बात जो मैंने एग्जांपल दी है, अगर आप रिटन फॉर्म में कोई आइडिया देते हो तो वो आपका रहेगा. अगर आप ऑरली बोलते हो वो आइडिया तो शायद कोई और इंसान बोल के आप में वो बोलने की अगर हिम्मत ना हो, या आप थोड़ा सोचो कि हाँ जी मैं कुछ देर बाद मैनेजर को बताता हूँ, तो आपसे पहले कोई और आइडिया वो मैनेजर तक पहुँचा दे तो वो आइडिया उसका होगा, आपका नहीं होगा. इट विल बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर. What you write at work represents not only you but also your department or your employer. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर वो रिटन फॉर्म में लिख के भी देते हो तो शायद वो उस वहाँ पर आपका नाम ना लिखा जाए उस रिटन फॉर्म में, तो डिपार्टमेंट के हेड का भी नाम लिखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कहा हुआ है इफ़ यू राइट अ लेटर और रिपोर्ट to a customer, the customer views it as an official communication from your employer. ठीक है, जब आप लोग एक कस्टमर को लेटर लिख रहे हो तो वो आपके जो डायरेक्टर होंगे उनके थ्रू से जाएगा, चाहे वो आपने लेटर लिखा हो उसमें जो भी बात की है वो आपकी हो, लेकिन नाम जो है वो उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन का जाएगा जिसके थ्रू आप कस्टमर से बात कर रहे हैं. इफ़ यू राइट अ प्रपोजल योर एम्प्लॉयर विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट और लूज इट. लेटर आपने लिखा है, एम्प्लॉय ने लिखा किसी ने, उस लेटर के बिना पर साइन तो आपके गए हैं कि हाँ जी कंपनी के ओनर ने कस्टमर्स को कहा है आप ये शैम्पू ले लें. वो हो सकता है कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है या शैम्पू लोग ना लें और शायद ले लें, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. People often write communication that is sent under someone else name. कभी वही बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और ने लेटर लिखा होता है, किसी और ने लेटर एप्लीकेशन जो भी लिखा हो, लेकिन वो नाम किसी और का चलता है. वही बात उसको
ज़्यादा एक्सप्लेन करें, इट इज़ कॉमन फॉर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स टू बी साइंड बाय द हेड डिपार्टमेंट। मतलब वो हेड डिपार्टमेंट से साइन होके जाएगी, चाहे आप एम्प्लॉय हैं उस फैक्ट्री में, तो हेड डिपार्टमेंट में अगर उन्होंने कहा है कि हाँ जी हम लोगों ने इतना काम शर्ट्स बना ली हैं और ये भेजनी है, तो लेटर आपसे लिखवाए जाएंगे, लेकिन साइन जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेगा कि हाँ आप ये वाली शर्ट्स जो हैं उस शॉप में भेज दें या उस फैक्ट्री में भेज दें, इवन दो दे आर रिटन बाय द स्टाफ मेंबर्स। वही बात है बार बार की जा रही है। To succeed in a job, you will need to learn to write under the circumstances in which your employer claims ownership of your communication. आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पर जो रिटन फॉर्म में आप चीज़ दे रहे हो वो क्लेम ओनरशिप के थ्रू हो रही है या आपकी अपनी कम्युनिकेशन पर होगी। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट योर रीडर्स। और ये बातें सारी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप जो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें आप क्या बात कर रहे हो, लोग आपकी बात को कैसे लेंगे, उसमें क्या क्या रिएक्शंस लोगों के हो सकते हैं, कौन सी बात वो अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी बात वो आपके लेटर में जो लिखी हुई है वो उसको रद्द कर दें कि हाँ जी ये चीज़ नहीं हो सकती। थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। आपने ये सोचना है कि वो आपसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। सेकंड बात है थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट दैम। आपने वो तरीके ढूंढने हैं, वो तरीके निकालने हैं जिससे वो आपकी बातों को, जो आप चीज़ दे रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर हों। सिंपल सी मिसाल मैं दे रही हूँ कि किसी ने शैम्पू, अगर वो जो आम शैम्पू को छोड़ें सर्फ बेचने के लिए लोग आते हैं, तो आपने ये भी तो सोचना है ना कि आप किन के लिए बना रहे हो और क्यों बना रहे हो। उसके बाद जब आपने वो बना ली तो आपने उनको जब बेचना है तो बहुत सारे फ़ायदे बताते हो कि हाँ जी ये कप इसकी जो है सर्फ की झाग बहुत अच्छी आती है, कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लोगों को अपनी तरफ मुतासिर करना है बातें बता के। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से। और आपने वो सारी बातें सोचनी भी हैं कि आप जो बात उनसे कहोगे, जिस लिहाज से आप उनको अपनी तरफ मुतासिर करोगे, उनसे उनका रिएक्शन क्या होगा, वो आपकी बात मान लेंगे क्या या नहीं मानेंगे। थिंक अबाउट दैम एज इफ़ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू वाइल यू टॉक। अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि आप अगर उनको कहते हो कि हाँ जी इसके ये कपड़े बहुत अच्छे धोते हैं, तो वो आगे से ये भी कह सकते हैं कि जी दूसरा जो सर्फ हम लोग यूज़ करते हैं उसका अच्छा जो है धुलाई है। तो आपने उन सब बातों को भी, उनका आंसर भी अपने माइंड में लेकर चलना है कि अगर वो कोई क्वेश्चन आपको कहते हैं उसको आपने फिर अपनी तरफ कैसे मुतासिर करना है। द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट द इंडिविजुअल पीपल यू आर एड्रेसिंग इन स्पेसिफिक वेज। आपने कम्युनिकेशन जो भी करनी है वो इंडिविजुअल पीपल में भी हो सकती है और ग्रुप पीपल में भी हो सकती है। अच्छा जी, ऊपर जो है ये नाइला की वही बात उन्होंने एक्सप्लेन की है। वो चाह रही हैं कि किचन में कुछ तब्दीलियाँ आए, कुछ ज़्यादा बेहतरी आए, तो वो जो बात करेगी वो शायद ऑब्जेक्शन हो रीडर्स को पढ़ने, जो बात उसने लिखी है एक लेटर में किचन ऑफ डायरेक्टर को, उसने बात आगे पहुंचानी है। जिन्होंने पहले ये किचन बनाया है उन तक वो बात पहुंचाएंगे कि हाँ जी ये नाइला जो आई हैं डाइटिशियन प्लानर, उन्होंने ये बात की है और हम लोग इसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, उसको तब्दीली करना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने पहले बनाया उनकी भी रजामंदी शामिल है। शायद वो कहें कि हम लोग ये जो है ये नई इंसान जो आई हैं इनको क्या पता, हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये किचन बनाया हुआ है, लोग इसमें काम कर रहे हैं, किसी कोई इशू नहीं हुआ, तो ये कौन होती है इसमें कोई खामी निकालने वाली। या शायद ऐसा भी हो सकता है कोई उस लेटर को पढ़े तो वो कहे हाँ जी ठीक है, ये जो आइडिया दे रही है वो किचन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो अच्छा है। तो लोगों का माइंड हम नहीं जानते, हमने सबको लेके चलना होता है और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को ही माइंड में रख के कुछ ऐसी बात करनी है जो दूसरे लोग जो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं उनको भी हम लोग कन्विंस कर सकें, और जो हमारी तरफ है वो तो हमारी तरफ रहेंगे ही। तो on the other hand, if Naila's proposal leaves the readers confused and fails to persuade them, it will make Naila seem like a pushy person who has
ओवर स्ट्रैप्ड हर एप्रोप्रिएट रोल। वही बात जो ऊपर मैं कर रही थी कि अगर तो रीडर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन होती है हमारे जो है किचन को चेंज करने के लिए, या वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वही कहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सदी पहले 2 साल 3 साल से करते आ रहे हैं, हमें तो कोई इशू नहीं हुआ। तो इस लिहाज से जो नाइला है वो ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पुश कर रही है अपनी बात पर अपनी बात को मनवाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है, चाहे उसकी बात ठीक है या नहीं है। एज़ यू राइट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में लिखोगे, यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स, आपने 3 चीज़ों को याद रखना है। रीडर्स क्रिएट मीनिंग, मतलब रीडर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, आपकी जो बात आपने लिखी है उसको, आपने तो बात लिख दी है, शायद आपके कहने का मतलब वो ना हो, लेकिन जो आपकी बात को पढ़ रहा है उसके माइंड वो जो चीज़ उसने पढ़ी है उसका मीनिंग वो कुछ और निकाले। सेकंड बात है, रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्पन्ड बाय द सिचुएशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपके जो रीडर्स हैं, जो आपकी रिटन फॉर्म को, एक एप्लीकेशन को, लेटर को पढ़ रहे हैं, वो शार्प कर देंगे आपके सिचुएशन को। वो शार्प कैसे, नीचे जो है ना मेन हेडिंग पे ये देखें, यहाँ पे शेप्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे शार्पन लिखा हुआ है। शार्पन का मतलब क्या है, उकसाना, कि हाँ जी शायद कोई आपकी बात से एग्री हो तो वो बाकी लोगों को भी उकसाएगा कि हाँ जी ये जो बात कर रही है ठीक कर रही है, और जो आपकी बात से एग्री ना हो, डिसएग्री हो, तो वो बाकियों को भी उकसाएगा कि ये बात तो इसकी ठीक नहीं है, इस सिचुएशन में ये काम नहीं होना चाहिए था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ में आपकी वैसे भी होंगे, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी होते ही हैं, ये जाहिर सी बात है। अगर लाइफ की बात करूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें ये क्यों नहीं कह दिया कि हाँ जी सारी आपके पास अच्छाइयाँ, आपने अच्छाइयाँ ही करनी हैं और बुराइयाँ आपके पास नहीं हैं। हमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दी हैं, वो हमारा कॉल फेल है कि हम लोग अच्छाई की तरफ जाते हैं या बुराई की तरफ जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे बिजनेस से भी रिलेट करती है और हमारे अपनी एक्चुअल लाइफ से भी रिलेट करती है। थर्ड बात है, रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। और ये भी हो सकता है कि जो आपने एक बात लिख दी है उस पर रिएक्शन लोगों का, या रीडर जो पढ़ रहा है आपकी एप्लीकेशन, लेटर, मेमोज जो भी, उसका रिएक्शन कुछ और हो, नीचे दूसरी सेकंड लाइन पढ़े तो उसमें उसका रिएक्शन कोई और हो। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दी हुई है वो देख लें। रीडर्स क्रिएट मीनिंग, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज टू क्रिएट मीनिंग। सारी बात है, जैसे ही आपका लेटर, आपका एप्लीकेशन, मेमो, जो भी चीज़ आती है रिटन फॉर्म में लोगों के पास, उन्होंने उस बात का मतलब निकालना है कि हाँ जी ये जो लेटर आपके उनके पास आया है उसका मतलब क्या है। तो वाइल रीडिंग वी बिल्ड लार्जर स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपके छोटी छोटी बात आपने की हो तो उससे लोग बहुत से बड़े मीनिंग निकाल सकते हैं, बहुत से बड़े मानी अखज़ करते रहते हैं कि शायद इसने ये वाली बात की हो, शायद इसने ये वाली बात की हो। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट द वर्ड्स वी हैव जस्ट रीड बट आर ऑन क्रिएशन। और वो बात शायद ऐसी हो कि जो जिसने लिखी है बात, एम्प्लॉय ने, उसने किसी और लिहाज से बात की हो, और जो पढ़ने वाला है वो कोई और बात उसमें रिजल्ट का निकाल रहा हो। रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्प्ड बाय द सिचुएशन। ऊपर शार्पन लिखा हुआ था, यहाँ पे शार्प है, तो देख लें। Responses to a communication are shaped by our total situation surrounding the message, such as the reader's purpose of reading, their perceptions of the writer's aim, the personal interest and stake in the subject discussed, and their past relations, if any, with the writer. अब वही बात जो मैंने ऊपर की है, अगर तो आप कोई बात कर रहे हो, आपने रिटन फॉर्म में काम किया, मैं टीचर की मिसाल देती हूँ। टीचर ने कहा है कि हाँ जी हम लोग बच्चों के टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे लेंगे, और अगर तो प्रिंसिपल के साथ टीचर का कोई बैकग्राउंड से, उनके रिलेटिव से कोई उसका रिलेशन है, तो प्रिंसिपल जो है उसकी बात को बड़ी जल्दी मानेंगे, उन पर अमल दरामद होगा और टेस्ट लेना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर वही बात आप कोई और हो, उनसे उनके रिलेटिव में से ना हो, तो वो शायद सोचें कि नहीं अभी टेस्ट नहीं लेंगे, हम लोग बाद में ले लेंगे।
तो ये चीज़ें सिचुएशन के लिहाज से देखी जाती हैं। रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। ऑन जॉब पीपल रिएक्ट टू ईच पार्ट ऑफ द मेमो, रिपोर्ट और अदर बिजनेस कम्युनिकेशन एज सुन एज दे कम टू इट। उनके जैसे जैसे वो रिपोर्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो भी बात लिखी उनके पास आती है, तो वो जैसे जैसे बात पढ़ते जाते हैं उसी तरह का उनका रिएक्शन जो है सामने आता रहता है। नीचे ये एक्सरसाइजेज उन्होंने दी हुई हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।